स्वामी जी, सर्दी बढ़ने के साथ साथ जो जोड़ों की टेंशन है वो काफ़ी बढ़ जाती है और जोड़ और हड्डियां दोनों मजबूत हो जाएं और दर्द, अकड़न, सूजन की नौबत ना आए, उसके लिए भी जो आप सूक्ष्म व्यायाम बता रहे हैं उसके साथ और क्या कर सकते हैं? तो उसके साथ एक तो सूक्ष्म व्यायाम बताया ही है, और सूक्ष्म व्यायाम के साथ आप आसन भी करने हैं और लंबे श्वास लेने हैं। सूरज की धूप में जरूर बैठना है। पहाड़ों में धूप आती है, पूरे हिंदुस्तान के करीब 70% हिस्सों में तो धूप आ जाती है। कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर थोड़ी सुबह सुबह ना आए, तो जब धूप आए, कुछ लोग सोचते हैं सुबह सुबह की धूप अच्छी होती है। अरे धूप धूप होती है, दोपहर ले लो, शाम ले लो, कभी भी ले लो। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। विटामिन डी के लिए न्यूट्रिला डी, बी के लिए B12 और बोन हेल्थ आयरन कॉम्प्लेक्स, और हमने ओमेगा और स्प्रिलुना नेचुरल प्रोटीन के लिए, और न्यूट्रिला सोया चंक्स आदि, ये सब तो सब कई बार हमने बताया है। अभी मैं जिस बात की ओर संकेत करने जा रहा हूँ वो जरा महत्वपूर्ण है। जो मिलेट्स का इस्तेमाल करते हैं उनको किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती। इसका असर सूक्ष्म व्यायाम के बाद देखो, स्पाइन पर सबसे ज़्यादा पड़ता है वात का, और कई बार तो वात से टेढ़ी मेढ़ी कुबड़ी हो जाती है रीढ़ की हड्डी, उसको धनुर्वात कहते हैं। आजकल उसका अंग्रेजी में बड़ा सा नाम है एंक्लोजिंग स्पोंडिलाइटिस। और फिर इसमें एवियन हड्डियाँ अंदर से कमज़ोर हो जाती है। ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस होता ही था, हड्डियाँ कमज़ोर होकर के घिसने लग जाती है। पहले घुटने की घिसती थी, फिर रीढ़ की हड्डी की घिसने लगी, और पूरे शरीर की अब हड्डियाँ घिसने लगी। एवियन HLB27, इसको एंक्लोजिंग स्पोंडिलाइटिस कहते हैं। फिर यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिसके हम कहते हैं गोखरू का पानी पियो। गोखरू का पानी पीने से, जौ का आटे का प्रयोग करने से, जवार का प्रयोग करने से, बाजरे का प्रयोग करने से, और ATM की सब्जी 100 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम 25 ग्राम उसमें अंकुरित मेथी, 10 ग्राम कच्ची हल्दी गाय के घी में जीरे में छौंक करके थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके उसको खिलाते हैं, और ये जो मिलेट्स बताए इनका प्रयोग कराते हैं, तो ये यूरिक एसिड और RA फैक्टर CRP जब ये पॉजिटिव हो जाते हैं, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो एक भ्रांति है कि एक बार ये पॉजिटिव हो गए तो नेगेटिव नहीं होंगी। ये भी एक बहुत नेगेटिविटी देश के अंदर आ गई है। इस नेगेटिविटी से उभारने के लिए हम रोज लोगों को जगाते हैं। भाई ये झूठी बात है, ये प्रॉब्लम एलोपैथी की है कि एलोपैथी में RA फैक्टर के लिए, CRP के लिए, ANAVN HLB27 के लिए, वहाँ यूरिक एसिड के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये उनकी प्रॉब्लम है ना, ये आरोग्य की प्रॉब्लम नहीं है, आयुर्वेद की प्रॉब्लम नहीं है, भारत की प्रॉब्लम नहीं है। भारत में तो अर्थराइटिस का 100% समाधान अपने पूर्वजों ने दिया था। उस पूर्वजों की ज्ञान विरासत का हम सम्मान करें और उसका उपयोग में लाएं उसको। मतलब जागना है स्वामी जी। तो जिनको रीढ़ की हड्डी पर भी ये असर हो जाता है, तो ये मकरासन, तो सबको जागना होगा। आसन थोड़ा थोड़ा लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। स्वामी जी, जैसा आप बता रहे हैं कि जब हमारे पास योग में, आयुर्वेद में इन सब के जो भी बीमारियां, इतनी मुश्किल बीमारियां होती हैं या फिर खतरनाक बीमारियां होती हैं, उसके समाधान हैं, लेकिन शायद जो लोग इतने वक्त से सोए हुए हैं उनको जगाना है, जिसका काम आप कर रहे हैं बखूबी। और ठंड से भी लोगों को जगाना होगा, नहीं तो उनके जो मसल्स हैं वो और ऐंठने लगेंगे और ब्लड वेसल्स में सिकुड़न की इस वजह से खून की जो सप्लाई है उस पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए जागिए, थोड़ा एक्टिव होइए, क्योंकि जॉइंट्स में अकड़न, सूजन की ये वजह बन जाती है। और स्वामी जी, सर्दी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे बढ़ाएं ताकि जोड़ों में दर्द की नौबती ना आए और हम आलस छोड़ दें और थोड़ा हिलडुल लें? 3 साल से अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हमने हाइपोथर्मिया, माने ठंड लगती है, टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है, 97 के बजाय किसी का 94, किसी का 95, किसी का 96, तो बॉडी का टेम्परेचर चला जाता है। और किसी के शरीर को तो हाथ लगाओ ना, तो ऐसे लगता है जैसे बर्फ की सिल्ली पर हाथ रख दिया, इतने ठंडे ठंडे। और हमारे शरीर पर कहीं पर भी हाथ लगाओ तो ऐसा लगता है पूरे शरीर में कहीं अंदर से हीटर ऑन हो रखा है। एक तो योग का हीटर ऑन करें, भीतर है गर्मी, भीतर है शक्ति, भीतर है ज्ञान, भीतर है भक्ति प्रेम, भीतर है सारा ब्रह्मांड, भीतर है सब रोगों का समाधान। तो अपने अंदर से
अपनी प्राणाग्नि को उद्बुद्ध रखें। सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, ये प्राणाग्नि, प्राण को अग्नि का है शास्त्र में, प्राण है अग्नि, तो अपनी प्राणाग्नि को उद्बुद्ध रखें। तो एक तो हमारे साथ प्रवाह से, निरंतरता के साथ, जैसे हम योगाभ्यास कर रहे हैं ऐसे योगाभ्यास करें, लंबे लंबे श्वास लें। और पानी में थोड़ा सा हल्दी, 1 चुटकी भर, और ताजी मिल जाए तो 1 ग्राम के करीब हल्दी, 2 ग्राम के करीब अदरक, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा तुलसी और लौंग, इनको उबाल करके इनका पानी पिया करें। हो सके तो इसमें बादाम, अखरोट, केसर डाल दें तो ये कहवा हो जाता है फिर, तो इससे ठंड नहीं लगेगी, खून नहीं जमेगा। और सबसे अच्छा तो उपाय है रेडीमेड में शिला तुलसी ड्रॉप और शिलाजीत ड्रॉप हम देश को उपलब्ध करवाते हैं, वो रेडीमेड इस्तेमाल कर लें। और थोड़ी एक्टिविटी, जैसे हमने उल्टे लेट के किया, ऐसे अब सीधे लेट कर। और सबसे अच्छा ये मेरे को लहसुन बार बार दिख रहा है, ये बोल रहा है मेरे बारे में भी तो बताओ, मैं इतना उपयोगी हूँ। लहसुन के बारे में, प्याज के बारे में लोगों ने ऐसे पौराणिक गड़ंगे गढ़ रखे हैं धर्म के नाम पर, कोई शास्त्रों के नाम पर इतने झूठ पाठ लोगों ने फैला रखी है कि ये जो है लहसुन प्याज कैसे उत्पन्न हुए, कोई कहते हैं अमृत मंथन में निकले, कोई कहते हैं मलमूत्र से निकले, ये सब झूठी बातें हैं। ये जो भी सृष्टि में रचना है उसके बारे में हमें ठीक ठीक बोध होना चाहिए। मैंने कहा इसमें थोड़ा दुर्गंध होता है, थोड़ी तीक्ष्णता होती है और थोड़ा तीखापन होता है। अब गोमूत्र में भी तो एक अलग प्रकार की गंध सी होती है, लेकिन वो गंध जो है वो उसका एक स्वाभाविक गुण है। तो एक तो लहसुन का जो प्रयोग करेंगे 3 से 5 कली खाएंगे, उनको कभी भी ठंड नहीं लगेगी। ठंड के लिए अब इतने उपाय बता दिए, और प्राणायाम करें, दौड़ लगाएं, और खाने में जैसे अब स्वामी जी उपाय आप जितने बताए, जब तक लोग करेंगे नहीं तब तक फायदा होगा नहीं। पालक, बथुआ, मेथी। इसलिए कार्यक्रम के दौरान केवल सुनना नहीं है, केवल नोट नहीं करना है, बल्कि साथ साथ योग भी करना है।